जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों के दोस्तों 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों चैप्टर 13 चतुर्भुज का अर्थ, उसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? पहला है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज आप सीखेंगे कि वास्तविकता में चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज क्या है, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या है वास्तविकता में, और सम्मुख तथा बाह्य कोण क्या होते हैं, इस पे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छा चैप्टर है दोस्तों। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया सब कुछ आप चैप्टर वाइज सीख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। और दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह सभी मित्रों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि चतुर्भुज वास्तविकता में होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल है क्या। चतुर्भुज लिखिए, फिर समझाता हूं। अभी दोस्तों आपसे कह रहा है चार बिंदुओं जिनमें से तीन बिंदु संरेख ना हो। क्या कह रहा? चार बिंदु जिनमें से तीन बिंदु संरेख ना हो को मिलाने वाले रेखाखंड से मिलाने वाले रेखाखंड से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या आपसे कह रहा है? कह रहा है चार बिंदुओं जिनमें से तीन बिंदु संरेख ना हो को मिलाने वाले रेखाखंड से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान से दोस्तों समझिएगा। पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि संरेख, ये कोलिनियर, ये होता क्या है। संरेख का मतलब क्या हो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, ये तीन बिंदु। यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, क्या हो? ये तीनों जो बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो ऐसे बिंदुओं को हम संरेख कहते हैं। ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। कह रहा है चार बिंदु जिनमें से तीन बिंदु संरेख ना, इसमें संरेख ना हो मतलब जो ए बी सी ये एक लाइन में ना हो। कहने के संरेख का मतलब क्या है? जो तीन बिंदुओं की बात कर रहा है, ये तीन बिंदु जो हो एक लाइन में ना हो। ये तीन बिंदु क्या हो? एक लाइन में ना हो। ठीक है, तो मतलब संरेख कब होगा? जब ए बी सी तीनों एक ही लाइन में हो तो उसको संरेख कहेंगे। और जब तीनों एक लाइन में ना हो, जैसे मान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु, इसको हटाएं, समझ गए? संरेख समझ गए? जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे तो वो संरेख होगा। और जब तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं होंगे, हटके होंगे, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा बिंदु हमारे पास ये मान लेते हैं, और तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं ये हमारे पास ये। तो देखिए अब ये यदि हम इसको बिंदु ए माने, इसको बिंदु बी माने और इसको बिंदु सी माने,
तो क्या ए बी सी तीनों एक ही लाइन में है? भाई बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी एक ही लाइन में है, तो ये सन्नेक नहीं हो। सन्नेक का मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन में होते, जैसे अभी मैंने बनाया था, तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन में होंगे तो सन्नेक होंगे, और ये तीनों पॉइंट अलग अलग होंगे तो सन्नेक नहीं होंगे। क्लियर हुआ? यदि बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? कह रहा है चार बिंदु कितने हैं? 4, पर कंडीशन क्या है कि 3 बिंदु सन्नेक ना हो, तो ए बी सी सन्नेक नहीं है। चौथा बिंदु आप कहीं पर भी ले लीजिए, चौथा बिंदु हम मान लेते हैं ये है हमारे पास, कहीं पर भी ले सकते हैं, आप मान लेते हैं चौथा बिंदु हमारे पास ये, चौथा बिंदु हमारे पास ये जिसका नाम है डी, चौथा बिंदु हमारे पास ये इसका नाम डी। अब चारों बिंदुओं को मिलाइए, ए को बी से मिलाइए, बी को सी से मिलाइए, सी को डी से मिलाइए और ए को डी से मिलाइए। देखिए ए बी सी डी जो यह आकृति बन के तैयार हुई, यह एक चतुर्भुज है। ये क्या हमारा एक चतुर्भुज है। 4 बिंदु करा, 4 बिंदु जिनमें से 3 बिंदु सन्नेक ना हो, सन्नेक का मतलब समझ गए, ए बी सी 3 सन्नेक में नहीं है, को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए रेखाखंड नहीं है, को मिलाने वाले रेखाखंड से बनी बंधाकृति। ए बी सी डी एक बंधाकृति है कि नहीं है? बंधाकृति ए बी सी डी एक बंधाकृति है कि नहीं भैया? तो ये ए बी सी डी एक बंधाकृति से 4 भुजाएं हैं, तो ये हमारा चतुर्भुज कहलाएगा। क्लियर होगा? मतलब चतुर्भुज बनाने के लिए आप 3 बिंदु सन्नेक मान लीजिए और जो आकृति बन के तैयार होगी वो हमारा चतुर्भुज कहलाएगी। अब जैसे मान लेते हैं एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तीसरा बिंदु यहाँ पर, चौथा बिंदु ये मान लेते हैं, तो इन चारों बिंदुओं को मिलाइए तो ये और ये भी चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं। जैसे ये बिंदु, इसको ए, ये बिंदु अलग अलग है, इसको बिंदु ए कह दे, इसको बिंदु बी कह दे, इसको सी कह दे, इसको डी कह दे, तो ये भी चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज कहलाएगा, और 4 भुजाओं से वो भी बंद आकृति होनी चाहिए तो चतुर्भुज कहलाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा ए बी सी डी जो एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी हमारा क्या हो गया? एक चतुर्भुज है। तो भैया जो चतुर्भुज होता है, ध्यान से समझिएगा, चतुर्भुज नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, चतुर्भुज के, मैं लिख रहा हूं फिर समझाता हूं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 समकोण होता है। 360 डिग्री ब्रैकेट में 4 समकोण होता है। इसका मतलब क्या है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोण, देखिए आपसे पूछा सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध बताना है, और आप सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध भी बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कहा? चतुर्भुज के चारों अंतःकोण। तो अंतः का मतलब क्या होगा? इंटीरियर की बात कर रहा है, यानी कि ए बी सी डी एक बंद आकृति है। भाई इसमें कहीं से जाने का रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं? कहीं से जाने का रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो ए बी सी डी एक हमारी बंद आकृति है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो इसके अंदर जो कोण, यह वाला कोण, ये वाला जो कोण होगा, ये कोण जो होगा, ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, समझ पाए? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चतुर्भुज के अंतःकोण कहलाएंगे। चतुर्भुज के अंतःकोण कहलाएंगे, ठीक है? इसलिए कहा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये चारों कोणों को जब आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। अच्छा, ये 4 समकोण का मतलब क्या है? 4 समकोण का मतलब भी 360 डिग्री ही है, क्योंकि आप जानते हैं समकोण का मतलब क्या? राइट का मतलब राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री, और 4 को 90 से मल्टीप्लाई करो, 4 90 या 36, तो 360 डिग्री ही तो आएगा। इसलिए ऑप्शन में दे सकता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण या इनमें से कोई नहीं, तो आप 4 समकोण पर टिक करेंगे। ठीक, थोड़ा सा बस लिखने का तरीका चेंज किया गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो आप कहेंगे सिंपल है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं
चतुर्भुज में चार भुजाएं, कौन कौन सी भैया? चार भुजाएं, ए बी, पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी डी तथा चौथी कौन सी है? डी ए या ए डी, चलो डी ए। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, होती हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। अच्छा तीसरा, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज में शीर्ष कितने होंगे? तो शीर्ष पर दो भुजाएं जहां पर आपस में काटती हैं, जहां पर दो भुजाएं आपस में काटती हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं। इस हिसाब से 1 2 3 4 ये सामान्य बातें हैं, आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार लिखवा दे रहा हूं। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चतुर्भुज में चार शीर्ष कौन कौन से? ए कामा बी कामा सी तथा डी होते हैं, होते हैं। ठीक है। और भैया चतुर्भुज में चार भुजाएं चार शीर्ष, और चौथा पॉइंट, चतुर्भुज में चतुर्भुज में ध्यान से सुनिएगा, चतुर्भुज में चार कोण कौन कौन से? ध्यान से समझिएगा, चार कोण कौन कौन से? चतुर्भुज में मतलब बात कर रहा तो उसके अंतःकोणों की बात कर रहा। एंगल ए, एंगल कामा एंगल बी कामा एंगल सी तथा एंगल डी, कोण डी होते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, कोण ए को दोस्तों पढ़ने का दूसरा भी तरीका है। वैसे मैंने कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का, इसका पढ़ने का एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका भैया क्या है? कोण ए को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, कोण डी ए बी। क्या? जैसे कोण ए को इंगित करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण डी ए बी। मतलब कहीं पर कोण डी ए बी लिखा हो, इसका भी मतलब क्या? कोण ए लिखा है, मतलब डी और बी सिर्फ इसके सपोर्ट के लिए आते हैं। तो एंगल ए को हम एंगल डी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एंगल बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, मतलब जो बीच में लिखा होगा वह एंगल माना जाएगा, उसके बारे में चर्चा हो रही है। बाकी जो आसपास में आएंगे उसे सपोर्ट के लिए आते हैं। बात समझ पा रहे? समझ पा रहे हो? वो बताते हैं कि किन किन भुजाओं के बीच में बनना है। तो जैसे ए, देखो क्या कह रहा है, ए क्या लिखा? डी ए बी, तो डी ए बी यानी कि डी ए और ए बी भुजा के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? डी ए भुजा और ए बी भुजा के बीच में कोण बनना है। मतलब जो एंगल भी बनता तो दो भुजाओं के बीच में बनेगा ना, कम से कम दो भुजाएं होनी चाहिए। कम से कम क्या? दो भुजाएं होंगी तभी कोण बनेगा। भैया कोण बनने के लिए कितनी भुजाएं कम से कितनी होनी चाहिए? दो भुजाएं होनी चाहिए। कोण बनने के लिए दो भुजाएं होंगी तभी बनेगा। तो देखिए डी ए और ए बी, इसलिए देखो डी और बी दोनों के बीच में ए कॉमन आ रहा है कि नहीं? तो जहां जो कॉमन आता वही एंगल कहलाता है, इसलिए बीच में लिखा जाता है। जैसे बी को लिखें, बी को लिखना है तो एंगल क्या? ए बी सी लिख सकते हैं। क्लियर हो रही? नहीं क्लियर बात हो रही? बहुत अच्छी बात। अगली चीज देखिएगा, इसको रख दो। एक पॉइंट और लिखिए, पांचवा और अंतिम पॉइंट। चतुर्भुज में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। चतुर्भुज में दो विकर्ण, दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन से? देखिए विकर्ण का मतलब क्या है? देखिए जो सम्मुख बिंदु है, जैसे बिंदु ए और बिंदु सी, ये आमने सामने, ये जो इनको आपस में मिला दें, ए को सी से मिला देंगे तो ये पहला विकर्ण कहलाएगा, और बी को डी से मिला देंगे तो ये दूसरा विकर्ण कहलाएगा। यानी कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। आपसे कहा था उसके विकर्ण, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण? ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण? चतुर्भुज में दो विकर्ण, कौन कौन से? AC तथा BD होते हैं। ठीक है। सारे पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट, खास कर चार समकोण वाले, सबसे पहले इसको मैंने लिखा। चतुर्भुज में दो विकर्ण AC तथा BD होते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए इसको रब करो। आगे आप देखेंगे संलग्न भुजाएं,
और सम्मुख भुजाएं, ये क्या होती है? इसको रब करूं, रब कर दूं? चलिए, दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को दोस्तों आप अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। अगली हेडिंग क्या लिखिए? संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं, इन्हीं को कहते हैं या क्रमागत भुजाएं, क्रमगत भुजाएं। अब ये क्या होती है? संलग्न भुजाएं और क्रमागत भुजाएं। ध्यान से दोस्तों इसको लिखिएगा। ठीक है, चतुर्भुज की वे भुजाएं, लिखिए समझाता हूं। चतुर्भुज की वे भुजाएं, चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्यबिंदु होता है। चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ, जिनका एक उभयनिष्ठ, चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु, अंतिम बिंदु का तो चाहो यहां अंत्य की जगह पर आप अंतिम बिंदु भी लिख सकते हैं। कौन सा? अंतिम बिंदु। चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंतिम बिंदु होता है संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। होता है संलग्न भुजाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। क्या कहलाता है? कह रहा चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, अंतिम बिंदु मतलब अंति का मतलब होता है अंतिम, तो 40 इसका अंतिम बिंदु होता है, इसका एक उभयनिष्ठ अंतिम बिंदु होता है, संलग्न भुजाएं कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने चतुर्भुज बनाया था, दोबारा देखिए। जैसे ये मैंने बना दी एक आकृति, 4 भुजाएं A B C और D। ठीक है, तो ABCD चतुर्भुज। कह रहा है चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है। मतलब देखिए उभयनिष्ठ मतलब जैसे D और DA, AD और AB को देखिए या AB और BC को देखिए, तो AB और BC, देखिए B है, AB और BC, देखिए ये भुजा हमारी AB है, ध्यान से सुनिएगा, और इधर से दूसरी भुजा BC आ रही है, तो AB BC देखो एक बिंदु पर मिल रही कि नहीं मिल रही? AB और BC यानी कि AB और BC ये संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। AB और BC क्या कहलाएंगे? संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। बात समझ पाए कि नहीं? कह रहा चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु, तो AB का ये अंतिम पॉइंट होगा, AB का अंतिम पॉइंट होगा, इधर BC का ये, यदि हम CB कहें इसको पढ़े तो इसका भी ये अंतिम पॉइंट होगा, यदि हम CB इसको पढ़े तो ये दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं। मिलने की नहीं मिले? चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु अंतिम होता है, उभयनिष्ठ अंतिम बिंदु होता है मतलब कॉमन। तो देखिए दोनों पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं कि जैसे AD और DA और क्या AB की बात करें तो DA का ये बिंदु देखिए, DA का ये अंतिम बिंदु है और AB का देखिए यहां पर, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो DA और AB क्या संलग्न भुजाएं कहलाएंगे, क्रमागत भुजाएं कहलाएंगे। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? तो क्या लिखोगे उदाहरण में? क्या लिखोगे उदाहरण? यानी कौन सा? देखिए पहला कौन सी होगी? पहले देखिए AB और तथा पहली संलग्न भुजा का युग्म कौन सा? AB और BC, पहला जोड़ा ये हुआ जाके AB और BC संलग्न भुजा। दूसरा कौन सा होगा हमारा? BC तथा, देखो AB कर दिया, फिर BC होगा, फिर BC को दोबारा BC और CD, BC और CD। अगला CD तथा
कितना, DA। और अगला कौन सा होगा, चौथा DA तथा AB। देखिए यानी कि 1 2 3 4 चतुर्भुज में 4 संलग्न भुजाओं के युग्म होते हैं। देखिए AB, फिर BC, फिर BC, अगला युग्म BC CD, उसके बाद अगला युग्म CD DA, उसके बाद अगला युग्म कौन सा, DA और AB। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, लिख लीजिए, ध्यान से लिखिएगा इसको, बहुत ध्यान से। तो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, चतुर्भुज में 4 संलग्न भुजाओं के युग्म होते हैं। चतुर्भुज में 4 संलग्न भुजाओं के युग्म होते हैं, और ये चारों पर जो मैंने लिखी है यहां पर भी लिख लीजिएगा नोट में, जिससे आपको ध्यान रहेगा। 4 युग्म हो गए, क्लियर हो गया। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों, सम्मुख भुजाएं। तब करो इसका, चलिए ध्यान से देखिएगा, अगली हेडिंग है तो संलग्न भुजाएं होगी। अब सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, हेडिंग डालिए, सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स। तो ध्यान से देखिएगा, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स को रखो। चतुर्भुज बने रहने देते हैं, इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी अभी। लिखिएगा, चतुर्भुज की 2 भुजाएं, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिनका कोई, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ध्यान समझिएगा। अच्छा, इसके अंतर भी पूछ सकता है आपसे कि सम्मुख भुजाएं और संलग्न भुजाओं में अंतर क्या है, तो जो डिफिनेशन लिखी यही अंतर है, ठीक है। यदि पूछ लिया आपसे अतिलघु में तो यही अंतर लिख दीजिएगा, दोनों डिफिनेशन दोनों में लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या है, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना, मतलब कॉमन बिंदु कोई हो ही ना, तो देखिएगा AD, जो भुजा हमारे पास AD है, AD जो भुजा हमारे पास क्या है, एक भुजा हमारे पास देखिए AD है, दूसरी भुजा कौन सी, BC। क्या ये आपस में कभी मिलेंगी, मतलब ये कोई उभयनिष्ठ बिंदु दिख रहा है, तो दो AD और BC ये कैसी भुजाएं होंगी भाई, सम्मुख भुजाएं होंगी। एक युग्म हो गया। दूसरा कौन सा, AB, और अलग अलग कर दें CD, तो ये भी कभी आपस में मिलेंगे, तो दूसरा युग्म क्या, AB और CD का होगा। तो ये हमारी क्या है, AB और CD सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स हैं, और क्या BC और DA ये भी हमारी अपोजिट साइड्स हैं। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर हो गया आपको। तो उदाहरण में क्या लिखोगे, पहला जोड़ा क्या है, उदाहरण में पहला जोड़ा कौन सा, सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होंगी, AB तथा CD ये सम्मुख भुजाएं, और कौन सा, उसके बाद AD तथा BC ये हमारी सम्मुख भुजाएं। तो नोट में लिखिएगा, चतुर्भुज में सम्मुख
भुजाओं के दो युग्म होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं, होते हैं। चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाओं, चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं। एक युग्म ए बी तथा सी डी, दूसरा ए डी तथा बी सी। यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं सी के नीचे। चलिए नोट करिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो आपने चतुर्भुज समझ लिया, विकर्ण के बारे में जान लिया, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। अब बात करते हैं सम्मुख तथा बाह्य कोण। तो सम्मुख तथा बाह्य कोण, देखिए सम्मुख कोण कौन से होंगे, नोट में ही लिखा देते हैं। सम्मुख कोण देखिए ए और सी, ये हमारे सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, मतलब आमने सामने कोण। जैसे भुजाएं आमने सामने, जैसे आमने सामने कोण। तो ए और सी हमारे सम्मुख कोण होंगे। तो सम्मुख कोण क्या होंगे, यदि इसी में लिखवा दें, चलिए एक नोट करके फिर से लिख लीजिए, नोट ही में लिख लीजिएगा। दूसरी पहला पॉइंट बना लीजिए। दूसरा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, देखिए ए, एंगल ए तथा एंगल सी, ये सम्मुख हो जाएंगे, कामा। उसके बाद कौन सा, एंगल बी और एंगल डी। तो एंगल बी तथा एंगल डी ये हमारे सम्मुख कोण हो जाएंगे। बाह्य कोण क्या होते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा रफ करूं, दोनों पॉइंट रफ करना हो, ठीक है। बाह्य कोण के बारे में चर्चा करते हैं, इसको देखिएगा अभी ध्यान से। बाह्य कोण जानते हैं, बाह्य कोण कैसे हम मान लेते हैं, ए बी को इस तरीके से बढ़ा देते हैं, या इधर बढ़ाएं, चलिए आगे बढ़ाते हैं ए बी को, ऐसा रहने दीजिए। पहले इसको ए कर दीजिए और क्या ए बी को इस ओर बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं। ये बी था, तो जो ये वाला कोण बनेगा, ये वाला कोण जो नीले से मैं बना रही, ये हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम जैसे सी डी को इस तरीके से आगे बढ़ा दें, अरे भाई तिरछा हो गया, ध्यान सुनिएगा। सी डी को हम इस तरीके से बढ़ा दें, चलिए मान लेते सीधी बन गई, ठीक है। ये यहाँ पर डी था, इसको बढ़ा दिया, तो जो नीले से बनाया, मतलब चतुर्भुज के बाहर जो कोण बनेगा वो बाह्य कोण कहलाएगा। जैसे हम डी ए को इस तरीके से आगे बढ़ा दें, तो ये वाला जो कोण हमारा कहलाएगा, ये बाह्य कोण कहलाएगा। और क्या बी सी को हम इस तरीके से आगे बढ़ा दें, तो ये वाला जो कोण होगा, जो नीला वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। समझ पाएगा, नहीं समझ पा रहे, यदि इसके नाम दे दिए जाएं, जैसे मान लेते हैं पी है, या इसको पी कह दें, चलिए पी, ये क्यू हो गया हमारा, ये आर होगा और ये एस होगा, जो मैंने बढ़ाया यहां तक। तो नोट में तीसरा पॉइंट, उसी नोट में तीसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या, बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण हमारे क्या हो जाएंगे, देखिएगा कौन कौन से बाह्य कोण, पहला पी ए बी, दूसरा कौन सा होगा बाह्य कोण, सी बी क्यू, तीसरा कौन सा होगा बाह्य कोण, तीसरा एस, देखो एस सी आर भी कह सकते हैं, देखिए एस सी आर भी कह सकते हैं, डी सी आर भी कह सकते हैं, तो हम डी सी आर लिख देते हैं। और चौथा कौन सा होगा, ये वाला पी वाला लिखा भी नहीं लिखा ना, तो बी ए पी, बी ऐसे तो लिख सकते हैं, कौन सा नहीं लिखा हमने अभी तक, ये वाला नहीं लिखा, एस डी ए, एस डी ए, चाहे एस डी ए लिखे चाहे एस डी पी लिखे, बात एक ही। तो ये हमारे क्या बाह्य कोण हो गए। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। तो मतलब चतुर्भुज के जो बाहर कोण बनेंगे वो बाह्य कोण कहलाएंगे, अंदर बनेंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे, सम्मुख कोण मतलब जो आमने सामने के होंगे वो हमारे सम्मुख कोण कहलाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसको रब करूं, चलिए प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से चतुर्भुज क्या होता है समझ पाए होंगे कि नहीं। चलिए दोस्तों, यदि कहीं भी बात अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा सम्मुख चित्र ए बी सी डी में, पहला प्रश्न
सम्मुख चित्र ए बी सी डी में, देखिएगा फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, इसी के आगे हम आंसर लिखेंगे। दूसरा कितने कोण हैं, कितने अंतः कोण, अंतः कोण हैं। वैसे तो सारे हम आंसर दे चुके हैं इसके अभी। तीसरा आपसे कह रहा सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, कितने युग्म हैं, युग्म हैं। आगे देखिएगा, चौथा आपसे कह रहा है संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। अभी चित्र बनाएंगे, कितने जोड़े हैं। अगला कितने विकर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं। अगला 6 नंबर, क्या ए बी बी सी सी डी तथा डी बी, डी है भैया, डी बी में कोई विकर्ण है, में कोई विकर्ण है। ध्यान समझिएगा, एक चतुर्भुज बना है इस तरीके से, जिसका नाम है ए बी सी और डी। इसके विकर्ण भी इस तरीके से दे रखे हैं, और नहीं भी दे रखे हो तो कोई बात नहीं, आप मान लेंगे। देखिएगा कह रहा सम्मुख चित्र में ए बी सी डी में, देखिए तो ए बी सी डी चतुर्भुज है। कह रहा कितनी भुजाएं होती, सिंपल सा अभी बताया 1 2 3 4, तो कितनी भुजाएं होती, लिखना चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती। कितनी लिखोगे, 4 भुजाएं। मैं लिख दूं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए। अगला कह रहा कितने अंतःकोण होते हैं, तो कितने 1 2 3 4, तो कितने अंतःकोण, 4 अंतःकोण लिखना। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। कौन सा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तथा एंगल डी। अभी सारे लिखना है। अगला सम्मुख कोणों के कितने युग्म होते हैं, तो 2, ए सी और कितना, मतलब एंगल ए क्या लिखोगे, कितने लिखोगे 2, और नाम में क्या लिखोगे, एंगल ए तथा एंगल सी एक युग्म हो गया। दूसरा एंगल बी तथा एंगल डी। ठीक है। अगला कह रहा है संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े होंगे, 4। तो इसका आंसर क्या देगा, संलग्न भुजाओं के 4 जोड़े होंगे, 4 जोड़े। ठीक है। यहां लिखना सम्मुख कोणों के कितने युग्म, तो लिखना सम्मुख कोणों के 2 युग्म हैं, और वो लिख दिए। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े, संलग्न भुजाओं के 4 जोड़े हैं। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा, ए बी तथा बी सी। फिर अगला बी सी तथा सी डी, अभी मैंने लिखा है, समझाया भी। और क्या, सी डी तथा डी ए, और एक और है डी ए तथा ए बी। ये 4 युग्म हो गए। ठीक है। अगला 4 जोड़े होंगे। कितने विकर्ण है, तो सिंपल सा है, विकर्ण कितने होंगे, 2 विकर्ण है। तो लिखना चतुर्भुज में 2 विकर्ण कौन कौन से, ए सी तथा कौन सा, बी डी। अगला लास्ट, क्या ए बी बी सी सी डी तथा डी बी में कोई विकर्ण है, तो ए बी देखिए भुजा है, बी सी हमारी भुजा है, सी डी भी हमारी भुजा है, और डी बी, डी और बी ये विकर्ण। हाँ लिखना हाँ। कह रहा है क्या ए बी बी सी सी डी तथा डी बी में कोई विकर्ण है, लिखना हाँ डी बी विकर्ण है। क्या लिखना, हाँ डी बी विकर्ण है। ऐसे लिखना ए बी बी सी सी डी तथा डी बी में डी बी विकर्ण। इस तरीके से इसका आंसर क्या लिखोगे, ए बी बी सी सी डी तथा डी बी में डी जी विकर्ण है। क्लियर होगा। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा।
अगला रखो उसको। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्यान समझिएगा, इसको रब करूं। चलिए चलिए देखिएगा, कई सारे आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, आपको उनको भरना है। चलिए पहला देखिए, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट कह रहा है दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। दो रिक्त स्थान शीर्षों से, दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। दूसरा है शीर्ष ए और रिक्त स्थान को, ये रिक्त स्थान है यहां पर, को मिलाने से विकर्ण बनता है। विकर्ण बनता है। अगला थर्ड कह रहा है शीर्ष डी और रिक्त स्थान को मिलाने से विकर्ण बनता है। और लास्ट कह रहा है चौथा, चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे रिक्त स्थान त्रिभुजों में विभाजित करता है। त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से चतुर्भुज बना है आपको, ABCD, और ये विकर्ण हमारे। ठीक, कह रहा है दो शीर्षों को मिलाने से, तो दो A तथा C शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। कह रहा दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो किन दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनेगा? दो शीर्ष कौन से? A तथा C और B तथा D। तो दो A तथा C,
2a तथा c और कामा और किससे बन सकता है, b तथा d, शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। कह रहा 2a तथा c, a तथा c शीर्ष a और c को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा, और b तथा d शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। अगला कह रहा है शीर्ष a और को मिलाने से विकर्ण बनता है, शीर्ष a तथा शीर्ष c को मिलाने से विकर्ण बनता है। अगला तीसरा शीर्ष d और b को मिलाने से विकर्ण बनता है। अगला कह रहा है चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुज में विभाजित करता है। देखिए चतुर्भुज मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण, तो AC यदि इसका विकर्ण है तो कितने त्रिभुज में बांटेगा, तो ABC एक त्रिभुज हो गया और ADC दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न हो गए। चलिए, तो आज का चैप्टर आप सब मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। चैप्टर 13 यहीं पर कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न बन सकते थे मैंने कराने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले चैप्टर के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।